हेलो दोस्तों, आज की क्लास में अपने देखने जा रहे हैं पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्रदूषण से संबंधित सभी प्रश्न जो कि डीएसएसबी, टीजीटी, केवीएस, एनवीएस, आरपीएससी और टेट, रीट, सीटेट सारी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्योंकि जो सिलेबस में दिया गया है टॉपिक पारिस्थितिकी तंत्र और प्रदूषण, उसके कुछ क्वेश्चन हैं, लगभग 90% करेंगे अपनी। और ये सभी प्रश्न जो हैं पिछले एग्जाम में आए हुए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पारिस्थितिकी के दो घटक कौन कौन से हैं? तो देखिए, पारिस्थितिकी दो घटक है। देखो, अजैवीय और अजैवीय दो घटक होते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, जनक सेल से मृदा का के विकास को क्या कहते हैं? जनक सेल से मृदा के विकास को अपने कहेंगे मृदा जनन। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता होगा तो 5 जून को मनाते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? CO2 की मात्रा हमको पता ही है कि 0.03% है, और ऑक्सीजन लगभग 21% और 79% लगभग नाइट्रोजन हो जाती है। ठीक है। इसके बाद देखिए, पारितंत्र का चालक बल कौन सा है? पारितंत्र का जो चालक बल है सौर ऊर्जा के द्वारा ही पारितंत्र चालन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी पारितंत्र में सर्वाधिक विविधता युक्त जीव कौन कौन से हैं? तो सबसे अधिक विविधता युक्त जीव है अपघटक, क्योंकि इनकी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सही खाद्य श्रृंखला है? तो देखिए, इसका आंसर देखो, टिड्डा, घास पहले आएगी, ये तो नहीं है। घास, टिड्डा, मेंढक, सर्प, बाज, हाँ यही बिल्कुल सही जवाब है इसका। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक उपयुक्त प्रकार से स्पष्ट किया गया है? प्रश्न है कि पोषी वह जीव है जो किसी अन्य जीव को भोजन उपलब्ध करवाता है। नहीं, ये तो गलत है। एमनसेलिज्म एक संबंध है जिसमें एक जाति लाभ प्राप्त करती है जबकि दूसरी अप्रभावित रहती है। ये भी गलत है। परभक्षी वह जीव है जो भोजन प्राप्त करने के लिए अन्य जीवों को पकड़कर मार देता है। परभक्षी नहीं कहते उसको। परजीवी वह होता है जो सदैव किसी अन्य जीव के शरीर के भीतर रहता है और उसे मार सकता है। यही बिल्कुल सही जवाब है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, किसी खाद्य कड़ी में सर्वाधिक बड़ी आबादी किसकी है? तो उत्पादकों की है, सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे ही हैं। सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र कौन सा है? तो ये महासागर वाला है, क्योंकि इसके अंदर सबसे मानव का इंटरफेरेंस सबसे कम होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा जंतु किसी पारितंत्र में एक समय पर एक से अधिक पोषक स्तरों में रखा जा सकता है? तो इसका जो आंसर है वो है गोरैया। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, एक पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के सही क्रम क्या है? तो इसका देखो, उत्पादक, मांसाहारी, नहीं शाकाहारी पहले आएगा, मांसाहारी बाद में आएगा। फिर उसके बाद है उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी और विघटन कारक। ये बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, अपने को क्या करना है, सही विकल्प का चयन करना है इसके अंदर, है ना, कि कौन कौन से सही हैं। तो इसके लिए देखिए, वायुमंडल में मात्रात्मक उपस्थिति के आधार पर CO2 तृतीय स्थान पर, नहीं है ये तो। वायुमंडल में सबसे परिवर्तनशील स्तर क्षोभ मंडल कहलाता है, ये सही है। लवणीय मृदा में उगने वाली वनस्पति को ये भी नहीं कहते। तो इसका जो आंसर है वो केवल 2 नंबर है, तो 2 नंबर दूसरे वाले में हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वातावरण व जीवों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को क्या कहेंगे अपने? तो इसको कहेंगे अपने इकोलॉजी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15, अच्छी ओजोन कहाँ पे पाई जाती है? तो अच्छी ओजोन समताप मंडल में मिलेगी अपने को। लवणीय मृदा में उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को हेलोफाइट्स कहते हैं। उसके बाद देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन, मृदा सार्यता को किस में मापा जाता है? मृदा सार्यता को कंडक्टिविटी मीटर से मापा जाता है। ठीक। किसी उर्वर भूमि में पीएच वैल्यू कितनी होती है? उर्वर भूमि की पीएच वैल्यू 6 से 7 के आसपास होती है, यानी कि उदासीन के आसपास। अगला क्वेश्चन देखिए, ईडेफिक कारक का संबंध किससे है? ईडेफिक कारक का संबंध मिट्टी से है। उत्पादकता उच्चतम किस में होती है? सबसे ज़्यादा उत्पादकता किस में होगी? कोरल रीफ में सबसे ज़्यादा उत्पादकता होती है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या दिया गया, थोड़ा इसको सेट कर लेते हैं जिसमें अपने पूरा क्वेश्चन देख सकें। सूची प्रश्न में विभिन्न मृदा के कणों के आकार तथा सूची सेकंड में विभिन्न ठोस घटक दिए गए हैं। ठीक है। और सम्मिलित कर सही विकल्प का चयन करिए। ठीक है, मिलाते हैं अपन इसको। तो देखो 21 में 0.2 से 2.2 mm किसकी होती है अपने पास? मोटे बालू कणों की होती है। फिर उसके बाद 0.002 mm से ये चिकनी मृदा की हो जाएगी, और 0.02 से 0.2 हो जाएगी अपने पास बारीक बालू कणों की, और 0.002 से 0.02 गाढ़ी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने पास 3, 2, 4, 1, यानी 3 नंबर का आंसर बिल्कुल सही होगा अपने पास। उसके बाद देखिए एक इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं, सही वाले देखने अपने को, है ना। देखिए, एक क्षेत्र में 80% बाघों को हटा दिए जाने पर वहाँ की वनस्पति में भारी वृद्धि हो जाएगी। ये नहीं होगा, 80% बाघ हटा देंगे तो शाकाहारी की संख्या बढ़ जाएगी, वनस्पति घट जाएगी, तो ये तो गलत है। अधिकतर मांस भक्षियों को हटाए जाने से हिरणों की आबादी बढ़ गई है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता, है ना। इसके बाद देखिए कि खाद्य श्रृंखलाओं में लंबाई सामान्यतः 3-4 पोषण स्तरों तक ही सीमित होती है, जो ऊर्जा की हानि का कारण बनती है। ये भी सही है। खाद्य श्रृंखलाओं की लंबाई 2 से 8 पोषण स्तरों तक हो सकती है। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4, तो 2 नंबर का आंसर बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवेश होता है। पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्रवेश होता है वो होता है उत्पादकों द्वारा, पेड़ पौधों के द्वारा होता है। इसके बाद देखिए सुमेलित करना है अपने को एक बार फिर से। क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में देखिए इकोटोन क्या होता है, दो पारितंत्रों के बीच संक्रमणकारी क्षेत्र होता है, ठीक है। बेंथोक और नितलस्थ ये समुद्र तलीय क्षेत्र हो जाएंगे। स्थल जलीय और लैंटिक झील हो जाएगी, और सरित जलीय या लैंटिक झरना हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 4 2 1 4 नंबर का हो जाएगा। इसके बाद देखिए बायोसिनोसिस शब्द प्रस्तावित किया था, किसने प्रस्तावित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मोबियम के द्वारा प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 एक बार फिर से सम्मिलित करवा रहा है अपने को। तो 26 में देखिए सबसे पहले है पोषक स्तर। पोषक स्तर हरे पादपों के द्वारा, अपघटक फफूंद के द्वारा, द्वितीयक उपभोक्ता पक्षी हो जाएंगे और प्राथमिक उपभोक्ता कीट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3 4 1 2 यानी 3 नंबर का आंसर बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, हरित गृह गैसों में सर्वाधिक आनुपातिक योगदान देने वाली गैसें कौन कौन सी हैं। तो ये आपको पता होगा CH2 और CH4 होती है। मेट्रोपॉलिटन शहरों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारक क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑटोमोबाइल रेचक। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ क्या होता है। बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ होता है खाद्य श्रृंखला के अंत तक अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि। और कौन से द्वितीयक प्रदूषक हैं, तो द्वितीयक प्रदूषक पैन हो जाते हैं, ठीक है। पैन के फुल फॉर्म आप कमेंट कर दीजिए अभी। DDT किसका कारक है, DDT जल प्रदूषण का कारक है सबसे ज़्यादा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32, कौन सी धातु जलीय प्रदूषक होती है। तो जलीय प्रदूषक कौन सी धातु होती है अपने पास, मैग्नीज होती है, Mn जो इसका सिंबल होता है। देखिए एक बार फिर से अपने को सम्मिलित करना है, अपने को देखना ये वाला क्वेश्चन देखिए 33वां नंबर। इसमें देखिए तो 33वें का आंसर क्या होगा अपने देखते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होगा अपने पास, देखो ये हो जाएगा डीनाइट्रिफिकेशन करेगा, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है रेफ्रिजरेटर एरोसोल वगैरह में मिलेगा ये अपने को। फिर उसके बाद में है मीथेन, मीथेन अपने को मिल जाएगा मवेशी चावल खेत शौचालय वगैरह में। ओजोन अपने पास कार से निकलने वाले द्वितीयक प्रदूषक खत्म करेंगे। और CO2 जो है काष्ठ जीवाश्म और ईंधन निकलते हैं इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास 1 नंबर का आंसर बिल्कुल सही रहेगा इसमें, ठीक है। इसके बाद देखिए अम्लीय वर्षा निम्नलिखित में से किसकी वायुमंडलीय सांद्रता की वृद्धि का परिणाम है, तो ये हो जाएगा SO2 और NO2 की वजह से अम्लीय वर्षा होती है, तो आपको पता ही होगा। उसके बाद देखिए सही कथन का चयन करना है अपने को। तो सही कथन का चयन करते हैं अपने, देखो BOD तथा CO2 जल प्रदूषण की फर्मी रेडियोधर्मिता की एवं डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है। तो ये तो अपने पास गलत लग रहा है, गलत है ये तो अपने पास, लेकिन फिर भी CO2 जल प्रदूषण की तो इकाई है, हाँ फर्मी रेडियोधर्मिता और डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, सही है, ये तो बिल्कुल सही जवाब है। DDT और BHC जंतुओं के शरीर के वसीय ऊतकों से इसमें संग्रहित हो जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। जापान में मिनामाटा महामारी कारण आर्सेनिक का कारण प्रदूषित जल था, नहीं ये गलत है। तो अपने पास 1 और 2 यानी कि 2 नंबर का आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रदूषित झील में प्रदूषण का सूचकांक क्या है, तो डेफनिया होता है। गोबर गैस में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, गोबर गैस में सबसे अधिक मात्रा जो होती है मीथेन की होती है, CH4 जो होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38, किसी क्षेत्र में जहाँ DDT का अत्यधिक प्रयोग किया गया वहाँ पक्षियों की जनसंख्या महत्वपूर्ण रूप से कम हो गई, क्यों हो गई कम, ये तो ये हो गई पक्षियों द्वारा दिए गए अधिकांश अंडों में शिशु उत्पन्न नहीं हो सके, क्योंकि DDT की वजह से उसके अंदर शिशु बन ही नहीं पाया। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की पराबैंगनी किरणें बनाती है, क्या बनाती है सूर्य की पराबैंगनी किरणें, ओजोन बनाती है, ठीक है। कैसे बनाएगी, O2 को ये तोड़ेगा O नवजात ऑक्सीजन में, और ये इसी O2 के साथ क्रिया करके O3 बना लेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कौन सी मुख्य हरित गृह गैस है, हरित गृह गैस कौन सी है इसमें अपने पास CO2 है, और तो इनमें से कोई नहीं है, तो एक CO2 ही होगी इसमें, ठीक है। इसके बाद देखिए सुपोषिता निम्न के द्वारा उत्पन्न होती है, तो किसके द्वारा उत्पन्न होती है सुपोषिता, नाइट्रेट्स और फास्फेट्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन, रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्र में स्वीकृत ध्वनि कितनी है, रात में आवासीय क्षेत्रों में 45 डेसिबल तक की ध्वनि स्वीकृत की गई है। इसके बाद देखो वापस सुमेलित करने वाला अपने पास एक और क्वेश्चन आ गया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ ये देखिए आपको सिर्फ ये वाला देखना है, ठीक है। तो अपने पास है क्वेश्चन नंबर 43, इसका देखिए ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोस्पिटेटर, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा अपने पास देखो, ये कणीय पदार्थों को हटाता है, स्क्रबर जो है SO2 जैसी गैसों को हटाता है, उत्प्रेरक परिवर्तक ऑटोमोबाइल उत्सर्जन को कम करता है। तो इसका आंसर होगा 3 1 2 यानी कि 3 1 2 4 नंबर का आंसर बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड मानव के लिए हानिकारक है, क्यों हानिकारक है, कार्बन मोनोऑक्साइड मानव के लिए हानिकारक है क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के लिए ऑटो की प्रतियोगिता करती है। ये क्या है कि CO होता है इसके अंदर, तो ऑक्सीजन की जगह CO जुड़ जाता है इसके द्वारा, और ये हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ नहीं जाने देती। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के क्षय का कारण क्या है,
तो ओजोन परत की क्षय का कारण अपने जानती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा बड़े कारक है इसके, ठीक है। इसके बाद देखिए, सूर्य किरणों से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों की अभिक्रिया से क्या बनता है? सूर्य की किरणों से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से ओजोन बनता है। कैसे बनता है ये बताया ही था, O2 बनता है और नवजात ऑक्सीजन में, और ये इसी O2 के साथ क्रिया करके O3 बना लेता है, जिसको ओजोन कहते हैं अपने पास एक और क्वेश्चन आ गया इस तरह का, सही विकल्प का चयन करें। तो 47वां क्वेश्चन देखो क्या है कि पेन का निर्माण, PAN का निर्माण नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन से होता है, तो सही है अपने पास। NOx तथा SOx मुख्य वायु प्रदूषक है जो कोयले की दहन से निकलते हैं, अमल वर्षा करते हैं, बिल्कुल सही है ये भी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक हरित गृह गैस है और ओजोन परत का अपक्षय भी करती है, तो ओजोन परत का अपक्षय करती है, तो सही है। तो इसका मतलब ये चारों सही है, तो ये चार नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक मालवाह उपचार है एक, कैसा उपचार है द्वितीय मालवाह उपचार? जैविक प्रक्रिया। U238 से कौन सी क्या निकलता है? तो इसका जो आंसर है वो है अल्फा किरणें निकलती है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 50, बड़ा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि कौन एक सीवेज में आश्वनी बहिस्राव DE, कागज के कारखाने का बहिस्राव PE, चीन मिल बहिस्राव SE के BOD जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग को उनकी आरोही क्रम में रखा गया है कि आरोही क्रम में अपने को जमाना है। तो इसका आंसर होगा अपने पास 3, मतलब ये सबसे पहले तो PE आएगा और फिर S आएगा, फिर SE आएगा और फिर DE आएगा। किसमें? PES SE DE, ये 3 नंबर में है, तो यही सही आंसर होगा बिल्कुल इसका। देखो, जीवाश्म ईंधन जलाना मुख्य कारण है, किसका मुख्य कारण है? ये SO2 प्रदूषण का मुख्य कारण है। हरित गृह प्रभाव विश्व वातावरण के संदर्भ में संबंधित है, किससे संबंधित है? उसमें प्रभाव से संबंधित है ये। अगला प्रश्न है, बड़े शहरों में प्रदूषण नियंत्रण की विधियों में सम्मिलित है। बड़े शहरों में प्रदूषण नियंत्रण में क्या सम्मिलित है? तो इसका जवाब अपने पास सारे के सारे चौड़ी सड़कें, रिहायशी, ये सारे ही सम्मिलित है अपने पास, ठीक है। BOD का अर्थ क्या है? BOD की फुल फॉर्म इसमें पूछी गई है, तो ये आपको अपने को पता ही है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुख्य प्रदूषण के कारक कौन कौन से हैं? तो इसका जो आंसर है, मानव सबसे बड़ा कारण है, जंतु नहीं है, हाइड्रोकार्बन नहीं है, मानव ये सबसे बड़ा कारण, सबसे ज़्यादा प्रदूषण मानव ही करता है, गाड़ी यही चलाता है, इसी में यही बैठता है। स्रोत जो अनवीकरणीय होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं, कौन से हैं? तो इसका जो आंसर है, जीवाश्म ईंधन होते हैं ये, ठीक है। जल को तो अपने बना, बारिश वगैरह से आ जाता है, सौर ऊर्जा तो कभी खत्म ही नहीं होती, वनों को वापस सुखा सकते हैं, लेकिन जीवाश्म ईंधन को अपने बना नहीं सकते। फिर है, अनायनीकारी विकिरण कौन सी है? हाँ, अनायनीकारी विकिरण कौन सी है इसमें? तो इसका है UV रे जो है अनायन, इसके अंदर आयन उपस्थित नहीं होते। अगला है सुमेलित करने वाला, फिर से आ गया, छोटा करना पड़ता है इसको बार बार। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखना, ये अपने को सुमेलित करना है, तो सुमेलित करते हैं अपने। देखो, कैडमियम जो है, इससे इटाई रोग होता है, पारे से मीनामाता रोग होता है, नाइट्रेट से मिथेमोग्लोबिनिया होता है, और आर्सेनिक से अपने पास ब्लैकफुट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, 1 और 2, 4, 3, 1, 2, यानी 1 नंबर बिल्कुल सही जवाब है इसका। अब है क्वेश्चन नंबर 59, कुछ औद्योगिक नगरों में अम्लीय वर्षा की, गायब हो गया प्रश्न, कुछ औद्योगिक नगरों में अम्लीय वर्षा की सूचनाएं किस वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण हैं? तो इसका जो आंसर है अपने पास है, देखो, जीवाश्म ईंधन से जलने से, NO2 SO2 अत्यधिक मुक्त होने से, ये तो सही है। CO2 का रोल है ही नहीं अम्लीय वर्षा में, NH3 भी नहीं है, O3 भी नहीं है, तो यही होगा सही आंसर, 1 नंबर सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न, प्रदूषक SO2 से जीवित कोशिका घटक प्रभावित होता है। SO2 से कौन सा घटक प्रभावित होता है? कोशिका झिल्ली तंत्र प्रभावित होता है इससे। निम्न में से कौन WBC अस्थिमज्जा तथा लिम्फ नोड्स को नष्ट करता है? इसको नष्ट करता है I-131 आयोडीन वाला, ठीक है। अगला है, मीनामाटा रोग सबसे पहले कहाँ पे मिलता है अपने को? ये अपने को मिलता है जापान में। कौन से धातु के कारण होता है? ये अपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, अभी कमेंट करो। मेजर एरोसोल प्रदूषक जो जेट प्लेन के स्राव में पाया जाता है, कौन सा है ये? ये है फ्लोरोकार्बन, ठीक है। इसके बाद देखिए अपने पास अगला प्रश्न है, ओजोन दिवस कब मनाते हैं? ओजोन दिवस सबसे इजी प्रश्न है, और ये अप्रैल 21 को मनाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अपने, सॉरी 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन दिवस। माय मिस्टेक ब्रो, बहुत बड़ी वाली ब्लंडर हो गया ये तो। अभी मेरा छोटा भाई मेरी तरफ देख रहा था ऐसे ही गंदी तरीके से कि साला तेरे को पता ही नहीं है, लेकिन नहीं, मेरी सॉरी है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में संपूर्ण वैश्विक ऊष्मायन 2 हरित गृह गैसों का योगदान को सही प्रतिशत दी गई है 4 में से? इसका आंसर होगा, देखो अपने पास CFC 14%, मीथेन 20%, सॉरी ये इसका तो यही लग रहा है, CFC 14% और मीथेन 20%, तो 65 का आंसर 1 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल सर्वाधिक प्रदूषित किसकी वजह से होता है? वायुमंडल जो सर्वाधिक प्रदूषित होता है स्वचालित निर्वातकों के द्वारा प्रदूषित होता है, ठीक है।
इसके बाद देखिए अपने पास एक और ऐसा ही प्रश्न आ गया, इसको छोटा करना पड़ेगा। हाँ, ये थोड़ा सा और बड़ा कर सकती है। हाँ, अपने को ये वाला देखना है, ठीक है। जा, हाँ हट गया। किसी गांव के पास के तालाब में कुछ ही दिनों में मछलियों की मृत्यु दर अधिक हो जाती है। कथनों पर विचार कीजिए और दो सही कारण कौन कौन से हैं अपने पास। तो देखिए इसका आंसर है अपने पास, आसपास के खेतों में तथा यूरिया तथा फास्फेट उर्वरकों का अधिक प्रयोग किया जाता है, तो सही है। विमान द्वारा डीडीटी का, ये तो गलत है। हरी झील हरी और बदबूदार हो गई, ये भी सही है। और झील में पादप पलकों की संख्या कम हो गई जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अत्यधिक कम हो गई, ये भी गलत है। तो फिर इसका एक और तीन नंबर का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, स्मोग एक वायु प्रदूषक होता है। स्मोग एक वायु प्रदूषक होता है जो कौन से स्थानों में होता है। तो इसका आंसर होगा अपने पास निम्न तापमान वाले स्थानों पे होता है। ताजमहल प्रभावित तो हो सकता है, क्यों प्रभावित हो सकता है ताजमहल, क्योंकि मथुरा में तेल शोधक कारखाने से निकले वायु प्रदूषकों के कारण प्रभावित होता है, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन है अपने पास 70 मियाँ की मुश्किल, सॉरी ऐसे नहीं बोलते। अगला प्रश्न है, इसको सुमेलित करना है। सुमेलित अपने करते हैं, देखो सिलिकोसिस से आर्सेनिक की वजह से होगा, नहीं, सिलिकोसिस सिलिका की वजह से होगा, ब्लैक फुट आर्सेनिक की वजह से होगा, इटाई कैडमियम की वजह से होगा, और एंथ्रेकोसिस फ्लाइस की वजह से होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिका, आर्सेनिक और कैडमियम फ्लाइस। ये 3 4 1 2 3 4 1 2 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो ये होता है CO2 के स्तर की उपस्थिति के कारण। और सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से क्या उत्पन्न होता है, कैंसर होता है। कौन सा कैंसर उपस्थित होता है, देखो सब सूर्य किरणें पड़ेंगी तो चाहे तो त्वचा का कैंसर हो जाएगा। ये फिर से सुमेलित करवा रहा है यार, सुमेलित करवाते रहते हैं। अगला प्रश्न 73 सुमेलित करिए। तो इसका देखो कैल्शियम उपापचय होगा DDT की वजह से। फिर उसके बाद में है PAN होगा स्मोक की वजह से, अम्ल वर्षा होगी SO2 की वजह से, और ग्लोबल वार्मिंग CO2 की वजह से। तो ये हो जाएगा 2 नंबर का आंसर सही। अगला प्रश्न है, भोपाल दुर्घटना के लिए उत्तरदायी गैस का नाम क्या है। भोपाल गैस की कौन सी वो थी, भोपाल त्रासदी जो हुई थी उसमें कौन सी गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। इसके बाद देखिए मीनामाटा रोग प्रदूषण से संबंधित एक रोग है जो उत्पन्न होता है, किसकी वजह से उत्पन्न होता है। ये उत्पन्न होता है मछली पालन में काम आने वाले जल के पारे युक्त औद्योगिक अपशिष्ट को मुक्त होने से। अगला प्रश्न है, प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकारकों का उत्पादन करने वाले प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकारकों को उत्पादन करने वाले प्रदूषक कौन से हैं। तो इसका देखो जवाब है, एक तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रिक अम्ल फ्यूम, ये हो जाएगा इसका 3 नंबर का आंसर। फिर से सम्मिलित करो। तो देखो सम्मिलित करते हैं अपने 77वां क्वेश्चन। 77वां देखिए, सबसे पहले है अनिम्नीकरणीय। तो अनिम्नीकरणीय होता है DDT BHC गामा किरणें। फिर उसके बाद में है एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषक, ये हो जाएगा खनिज प्रगालक कीटनाशियों का उपयोग। वायु प्रदूषक जो है ये हो जाएगा SO2 NO2 के और राख की वजह से। जैव निम्नीकृत प्रदूषक हो जाएगा वाहित मल वगैरह की वजह से। तो इसका सही आंसर होगा अपने पास क्या हो जाएगा, 5 3 4 2। तो 77 में ऑप्शन किधर है, इसके ऑप्शन ऊपर पहुँच गए। कौन सा था अपने पास, 5 3 4 2, 5 3 4 2, ये रहा पहले ऑप्शन में है, ये आंसर इसका। निम्न में से कौन सा एक कथन प्रदूषण से कथन में सही है, प्रदूषण के कथन में सही कौन सा है अपने पास। तो इसके लिए देखो DDT अजैव घटनीय प्रदूषक है, ये तो सही है अपने पास, पहला ही सही है, तो बाकी छोड़ो। फिर अगला क्वेश्चन फिर से सम्मिलित करो। तो देखिए विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है कब, 22 अप्रैल को, ये तो सही है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, ये भी सही है। जंतु दिवस 7 अक्टूबर को नहीं मनाते। वानिकी दिवस 21 जून को नहीं मनाते, तो यानी 1 2 सही है, 1 2 पहली ऑप्शन है। इसके बाद देखिए वह प्रक्रम जिसमें जल के पोषण की प्रचुरता के कारण एक या कुछ जीवों में अत्यधिक वृद्धि का होना या साथ ही जाति विविधता में कमी होती है, तो इसको अपने क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सुपोषण। अगले देखो 10% जो है ना वो इस तरह से हैं, कथन और कारण के आधार पे। एक नंबर का आंसर देना है, जब कब देना है, जब कथन और कारण दोनों सही हैं और सही स्पष्टीकरण देता है। जब दोनों सही हैं लेकिन स्पष्टीकरण नहीं देगा, कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं देगा, तो 2 आंसर देना है। कथन सही है कारण गलत है तो 3 देना है, कथन गलत है और कारण सही है तो 4 देना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 81 कहता है अपने पास कि कथन है पारिस्थितिकी की मूल इकाई जीव है। और इसका दूसरा है
जीवों का वह समूह जिसमें अंतर जातीय प्रजनन होता है, वह अपनी संतति उत्पन्न करते हैं, उसे जाति कहते हैं। देखो सही तो दोनों है, लेकिन इस स्पष्टीकरण सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 82। निश्चित क्षेत्र में रहने वाले पादपों तथा प्राणियों की जनसंख्या एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया करते हैं, इसे समुदाय कहते हैं। सही है। समुदाय में जीव ऋणात्मक और धनात्मक दोनों विधियों से एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया करते हैं, ये भी सही है, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है, तो ये 2 नंबर का आंसर अपने देंगे इसमें। अगला क्वेश्चन है 83 या इसका देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला की लंबाई 3 या 4 पोषक स्तरों तक सीमित रहती है। चाबी मांगने आ गए थे, अब अगला शुरू करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला की लंबाई क्रमशः 3 या 4 पोषक स्तरों तक सीमित रहती है, ये अपने पास सही है। जैसे जैसे पोषक ऊर्जा एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर में स्थानांतरित होती है, यह प्रत्येक पोषक स्तर में कम होती जाती है, ये भी सही है अपने पास, और स्पष्टीकरण भी है, तो 1 नंबर का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। इसके बाद देखिए 84, संख्या तथा जीव भार के पिरामिड उल्टा हो सकता है, किंतु ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधे आकार का होगा, सही जवाब है। उत्पादक तथा उपभोक्ता समुदाय का आकार तथा आमाप भिन्न होता है, जबकि ऊर्जा की ऊष्मागति के दूसरे नियम का अनुसरण करना पड़ता है, ये भी सही है, और सही स्पष्टीकरण भी है, तो 1 नंबर का आंसर बिल्कुल सही होगा इसमें। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 85, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राथमिक वायु प्रदूषक है, बिल्कुल है। अन्य प्रदूषकों के साथ क्रिया नहीं करता, कहता है बिल्कुल करता है, तो ये तो नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, CO2 नहीं करता, तो ये भी सही है, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है, तो इसकी वजह से तो ये कितना कौन सा आंसर हो जाएगा, ना सही है, ये बिल्कुल सही है, तो 1 नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रदूषित जल अधिकतम DO रखता है, तो ये तो आंसर अपने पास गलत है, DO सब चीज़ें नहीं रखता। ट्यूबीफैक्स अधिक DO सहन नहीं करते हैं, ये सही है, तो इसमें कारण ही सही है, तो अपने पास 4 नंबर का आंसर सही होगा। फिर उसके आगे कथन है अपने पास, नाइट्रेट प्रदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, सही है। नाइट्रेट हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर अकार्यशील मेट हीमोग्लोबिन बनाते हैं, ये भी सही है, तो इसका ये दोनों सही है और कारण भी सही है, तो 1 नंबर का आंसर यानी सही वर्णन करता है इसके बारे में। अगला प्रश्न है, निलंबित कणिकीय पदार्थ SPM डीजल वाले वाहनों द्वारा मुक्त होने वाले महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं, तो ये सही है। उत्प्रेरक परिवर्तकों को से स्वचालित वाहनों से उत्पन्न होने वाला प्रदूषण बहुत कम हो जाता है, ये भी सही है, लेकिन उसके बारे में सही व्याख्या नहीं करता, तो ये 2 नंबर का आंसर इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 89 कहता है, मिथाइल मरकरी अत्यधिक चिरस्थायी प्रकार का प्रदूषक है जो खाद्य श्रृंखला में जमा हो जाता है, सही है। मरकरी प्रदूषण मीनामाटा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, सही तो ये भी है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा, तो इसका आंसर 2 नंबर रखेंगे अपने। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, ग्रीन हाउस प्रभाव CO2 की मोटी परत के कारण होता है, सही है। ग्रीन हाउस की कांच की सतह सूर्य के प्रकाश को अंदर तो जाने देती है, परंतु उस ताप को बाहरी वातावरण में पुनः विकिरित होने से रोकती है, सही तो ये भी है, लेकिन देखो तो CO2 है, ये कांच है, तो ये तो सही व्याख्या नहीं करता, तो ये भी अपने पास 2 नंबर का आंसर रखेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।